हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक के मैं पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें मैंने तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम्स क्या होते हैं और पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, फिर देन उसके बाद हम लोगों ने पीवी ग्राफ समझा कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स के केस में हमारा वर्क कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला रहता है, वो चीज़ें हमने समझी। देन उसके बाद जो पीवी ग्राफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाँ, पीवी ग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो जितने तुम ट्राई कर सकते हो उतने ट्राई कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत सारे तो नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो भी मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाए थे पिछले लेक्चर्स में। सेकंड लेक्चर में मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए थे, तो वो भी तुम खुद से ट्राई करना। आई होप तुम लोगों ने अब तक कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो टॉपिक है ये हमारा उसका है केटीजी का टॉपिक, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर था, उसमें मुझे करा देना चाहिए था। बट आई थिंक मैंने वहाँ मुझे उससे ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे पढ़ना लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिंक ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे हम, और उसके बाद ये स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये सारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सारा का सारा आज पढ़ेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि ये जो मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है अच्छे से। इसी वजह से क्या होता है कि उन्हें थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल फिजिक्स कठिन लगती है, ठीक है। तो पहले आज हम इसको क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी पढ़ा रही थी, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं जब तुम्हें इंटरनल एनर्जी बता रही थी तो मैंने तुमसे कहा था कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की किस वजह से है, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और दूसरी बात मॉलिक्यूल्स का मोशन जो हो रहा है वो किस किस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि मोशन हो सकता है ट्रांसलेशनल हो, ठीक है, मतलब सीधी लाइन में चल रहा हो, या फिर मोशन जो है वो रोटेशनल हो सकता है, ठीक है, गोल गोल घूमता हुआ होना चाहिए, या फिर मोशन जो है वो वाइब्रेटरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोशन हो सकते हैं। फिर तब मैंने ये भी कहा था कि इन्हीं के बेसिस पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं, तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कि मतलब कितनी आजादी मिली हुई है मॉलिक्यूल्स को। हाँ, ऐसे रिलेट कर सकते हो, है ना, कि हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं ना कहीं ये कहता है कि कितने तरीके ऐसे हैं जिनसे मॉलिक्यूल जो है, कितने, एक मिनट, ये पेज ही गायब हो जाता है ना, हिल जाता है, गलत जगह टच हो जाता है कभी कभी। तो कितने ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से, जिनसे मॉलिक्यूल्स जो है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, मोशन एग्जिबिट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन एग्जिबिट करेंगे, तो कितने तरीके हैं। तो मैंने जैसे हमने बताया, मैंने तुमसे बोला कि क्या क्या है। हो सकता है कि ट्रांसलेशनल मोशन करे, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। दूसरा रोटेशनल होता है, तीसरा वाइब्रेटरी होता है, ठीक है। इन्हीं सभी की वजह से फिर हम देखते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। सबके बारे में यानी कि किसके बारे में देखेंगे, हम देखेंगे सभी के तरीके की गैसेस के बारे में। हम मोस्टली गैसेस के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कौन से तरीके की, सबसे पहली आती है हमारी मोनो अटोमिक गैस। मोनो अटोमिक गैस के एग्जाम्पल बताओ, सोचो क्या है मोनो अटोमिक गैस के एग्जाम्पल। मोनो अटोमिक, मोनो अटोमिक गैस के एग्जाम्पल बताने हैं तुम्हें, ठीक है। मोनोअटोमिक गैस, मोनोअटोमिक गैस के एग्जांपल जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सब कौन सी है, ये सारी गैसेस, ये सारी हमारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है। समझ में आ रही है, 18th ग्रुप की जो गैसेस होती हैं। फिर उसके बाद ये सारी नोबल गैसेस जो है, सिंगल एक ही एटम रहेगा इनमें, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करते हैं, और उसका जो है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम इनकी होती है फॉर ट्रांसलेशन मोशन ओनली 3, ठीक है। रोटेशन मोशन में 0 और वाइब्रेटरी मोशन में 0, यानी कि मोनो अटोमिक गैस जो है वो रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये सीधी सीधी लाइन में ही चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि गोल गोल घूम रहे हो या फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, ये चीज ये बताती है, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम एफ से रिप्रेजेंट करा करेंगे हमेशा, और मोनो एटॉमिक गैस जब भी लिखा होगा, या फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह कुछ भी आएगी, तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ये रट्टा मार लो मेरे साथ ही, आज ही अभी ही रट लो, ठीक है।
अब देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के एग्जांपल्स बताओ, चलो कौन से होंगे डायटोमिक गैस के एग्जांपल्स। CO2 हो सकता है, नहीं, H2 होगा, Cl2 होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे डायटोमिक गैस के एग्जांपल हो गए। तो इसमें ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और रोटेशन मोशन में 2 है, और वाइब्रेटरी मोशन डायटोमिक गैसेस परफॉर्म नहीं करती, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक में 3 और मोर देन 3 सारे आ जाते हैं, तो वो तुम CO2 ले लो, S2 H2SO4, ये तो सॉरी वो हो गया लिक्विड हो गया, CO2 ले लो, SO2 ले लो, ये सारी क्या आ जाएंगी, पॉलीएटॉमिक के केस में आएंगी। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के लिए 3, रोटेशन के लिए 3, और वाइब्रेटरी के लिए 2, तो टोटल कितना आ जाता है, टोटल विल बी द 7, ठीक है। टोटल हमारा क्या हो जाता है, 7। तो इस तरीके से मेरा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहले मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा, 3, डायटोमिक के लिए 5, और पॉलीएटॉमिक के लिए 7। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, देखो 3, 5, 7 कैसे, वो जो ऑड नंबर आते हैं, ठीक है, ऑड नंबर के तरह जैसे ही याद रखना है, ठीक है। तो अगली बार अभी मैं पूछूंगी अभी सारा, तो बताते जाना है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं ये ना किसी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने या तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ाया है, किसी में पढ़ा चुकी हूँ मैं, बट फिर भी मैं इसे कवर करा देती हूँ क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी, तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लिया, ओके। अब समझो पहले हीट कैपेसिटी, जैसे जैसे समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे समझते जाओ, सारी चीजों की लिंक अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है कि कितनी अमाउंट की हीट हमें जरूरत पड़ रही है किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 केल्विन, ठीक है। तो चेंज जो होता है केल्विन और सेल्सियस का, चेंज हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ amount of heat required to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। किसी भी कोई अमाउंट नहीं फिक्स किया है, कोई भी जो सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, लेकिन हमने यहाँ फिक्स नहीं किया है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का कि 1 मोल सब्सटेंस का, ये कुछ फिक्स नहीं किया है, ठीक है। आगे लिख दो, ऑफ अ मैटर, ऑफ मैटर या फिर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 केल्विन टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, बट हम अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे हैं, तब तक हम इसे क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी कहेंगे। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कितना, डेल्टा टी टेम्परेचर। मतलब अब तुम देखो डेल्टा टी जो है वो इसकी जगह अगर 1 रखा जाए, क्योंकि चेंज 1 आ रहा है, तो हीट जो होगी, हीट कैपेसिटी वही अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाएगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसकी जगह इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट अब तुम यहाँ फॉर्मूले से देख के ही बता सकते हो क्या होती है, जूल पर केल्विन, ठीक। ये हो गई हमारी हीट कैपेसिटी। अब टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दरअसल कंफ्यूजन इसी में होता है कि हीट कैपेसिटी क्या है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, फिर मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये सब चीजों में कंफ्यूजन होने लगता है। तो वह भी सभी क्लियर करते हैं। तो हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, जहां पे हमें वो, ये तो हमें पता है कि हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हीट कैपेसिटी में हमने मैटर का, सब्सटेंस का या बॉडी का मास फिक्स नहीं किया है, ठीक है। हीट कैपेसिटी में क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट सब्सटेंस टू बाय
1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। तो अब 1 यूनिट क्यों बोला है, यानी कि 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, पर 1 यूनिट है ना। तो डेफिनेशन हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass। यूनिट मास का मतलब समझ रहे हो, यूनिट मास का मतलब है 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, इस तरह से। तो जो भी यूनिट रखोगे उसका 1 होना चाहिए। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। तो अब मैं इसको C से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से। तो Q अपॉन M डेल्टा T। अब तुम देखो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में M आ चुका है, तो अगर M को 1 कर दिया, क्योंकि यूनिट मास के डेल्टा T ये 1 डिग्री सेल्सियस का या फिर 1 केल्विन का डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो इस तरह से C जो है वो Q के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट विल बी जूल पर किलोग्राम। सारी चीजें हम इसमें उसी में तो लिख रहे हैं, ऐसा यूनिट में, तो इसलिए किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी यूनिट हो गई। अब कई बार होता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो तुम्हें रिलेशन अपने आप दिखाई दे रहा है कि C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S अपॉन M। इस तरह से लिख सकते हो, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि रिलेशन बिटवीन heat capacity and specific heat capacity and specific heat capacity। सब वो साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, दैट इज C इज इक्वल टू S अपॉन M, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं S इज इक्वल टू M C। C क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है, ठीक है। दिस इज हीट कैपेसिटी, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो बार बार इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि छोटी चीजें हैं, कंफ्यूजिंग चीजें हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, समझ नहीं आ पाती है ना, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अब ये तुमने इतना तो समझ लिया। अब देन उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्या लिखेंगे। अब तुम थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुम अगर उससे मतलब अगर थोड़ा सा भी अंदाजा लगाने की तुम्हारी जो पावर है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी है, तो देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हीट कैपेसिटी जब तक था तो हमारी बात सिर्फ थी कि कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री या 1 सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। फिर हमने क्या लगा दिया, वर्ड स्पेसिफिक। तो कितनी हीट चाहिए, है ना, 1 डिग्री 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसका, 1 यूनिट मास का। मतलब स्पेसिफिक वर्ड आते ही तुमने मास फिक्स कर दिया। अब बात क्या कर रहा है, अब कह रहा हूँ स्पेसिफिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मास फिक्स होगा, पर कितना फिक्स होगा, 1 मोल फिक्स होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि भाई आप 1 मोल अमाउंट फिक्स कर दो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, बताना कमेंट में, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसका मास बताना मुझे। तो CM मोलर स्पेसिफिक हीट, कितनी हीट रिक्वायर्ड है,
कितना है, डेल्टा टी नीचे रखेंगे, मास के लिए अगर पे अब हमने मोल फिक्स किया तो एन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। यूनिट क्या लगाएंगे भाई हम इसकी, यूनिट अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब यही मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या है वो टू टाइप्स, क्या है वो टू टाइप्स? नंबर वन सी पी एंड नंबर टू सीवी। व्हाट इज सीपी एंड सीवी? तो ये जो टू टाइप्स हैं, एक काम करते हैं इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स के हैं, क्या है? नंबर वन आती है मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को क्या कहते हैं, इस तरह से सीवी से लिखते हैं। तो अब देखो Q अपॉन एन डेल्टा टी, ये तो सही रहेगा, वही रहेगा क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला रहेगा, लेकिन कब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो अगर ये सब कुछ, तो ऑब्वियसली किसी गैस के साथ ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तभी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यही चीज अगर आ जाती है उसके साथ कि मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम देखने लग रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ क्या होगा, तो सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हो जाएगा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी ब्रैकेट में कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या होता है कि ये सीपी और सीवी तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना, बहुत सुना है डेफिनेटली। और सीपी सीवी का रिलेशन क्या होता है, सीपी सीवी का यूज बहुत सारा आता है, वो देखते हैं हम। अब हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी क्या है, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या है। कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगी, वहां बस फॉर्मूलों की ही जरूरत है, उससे ज्यादा ना कुछ जानना ना कुछ याद रखना, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, व्हाट इज आर? आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये हमें पता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती हैं, क्या क्या होती हैं? एक होती है 8.314, एक होती है 2, एक होती है 0.0841, ठीक है। हमारी ये तीन वैल्यू, लेकिन अलग अलग यूनिट्स के साथ। अब ये वैल्यूज तो हैं, लेकिन कब कब हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? जैसे कि 8.314 है तो इसको हमें जब यूज करना है, ये एसआई यूनिट में इसकी यूनिट क्या रहती है, जूल पर मोल पर केल्विन। यानी कि ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो वर्क की यूनिट होगी वो जूल में होनी चाहिए। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उससे भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर उसके बाद टू कब यूज करते हैं, जब कैलोरी में यू दे रखा हो तब, ठीक है। तो टू हमें जब यूज करना है जब हमारी वैल्यूज जो है वो कैलोरी में दे रखी हो, अदर वैल्यूज जो है, अदर वैल्यूज के हिसाब से भी हम सेट करते हैं कि हमें आर की कौन सी वैल्यू लगानी है, ठीक है। आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ सीख जाओगे, लेकिन ये ध्यान रखो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के साथ आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, यही तीन वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। 8.314 की यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और 0.0821 ये इसमें क्या होता है, एटीएम लीटर, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन यूनिट्स हो जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज मेयर्स फॉर्मूला, कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। ओके, नंबर टू क्या है, ये तो हो गया। एक आता है सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी इज द गामा। सीपी अपॉन सीवी एक नया टर्म है, उसे हम बोलते हैं गामा। इसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी रेशियो, हीट कैपेसिटी रेशियो, हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जैसे कि अब बात होती है कि ये जो तो मेन फॉर्मूले हैं,
इन्हीं में मैं अगर सीवी की वैल्यू देखूं गामा के टर्म्स में, इस तरह से सिर्फ गामा आ रहा है, तो क्या हम लिखेंगे, तो हमारा क्या है, सीवी इज इक्वल टू होता है मेरे पास आर अपॉन गामा माइनस वन। तो ये रिलेशन आया कहाँ से है, ये वाला रिलेशन जो है वो इन दोनों इक्वेशन से ही आया है, जिसमें हमने सीपी को रिप्लेस कर दिया है, सीपी को रिप्लेस कर दिया। अगर इस सीपी की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं, देखो सीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर प्लस सीवी। अच्छा, आर प्लस सीवी को यहाँ पे लिख दो, आर प्लस सीवी, यहाँ से इसको सीवी को कैलकुलेट करके बाहर निकालो तो गामा सीवी की वैल्यू आ जाती है। ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। इस पेज पर मैं जितने फॉर्मूले लिखूंगी, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस पेज पर मैं जितने फॉर्मूले लिखूंगी वो हर फॉर्मूला भी पूछा गया। ये पेज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज हो जाएगा एट द एंड अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले लिखे आएंगे वो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, इवन वो फॉर्मूले ही पूछ लिए गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि आर अपॉन गामा माइनस वन कहाँ से आया है, इन्हीं दो ऊपर वाले फॉर्मूलों से आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में एफ आर बाई टू। ऊपर अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पड़ी थी एफ आर बाई टू, तो ये एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये यहाँ पर दिस एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में हम सीवी का ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सीपी की। तो सीपी अगर तुम देखो, यहां से देखो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सीवी, ठीक है, गामा सीवी इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अगर मैं सीवी में गामा का मल्टीप्लाई कर दूं, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है ना, ये आर अपन गामा माइनस वन था, इसी में गामा का मल्टीप्लाई कर दो तो सीपी बन जाएगा, वही किया। ऐसे ही ऊपर वाले में भी गामा एफ आर बाई टू, और क्या कर सकते हैं, एफ प्लस टू आर बाई टू, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, ये सीपी के फॉर्मूले हो जाते हैं, तो मैंने ये ध्यान रखने हैं। नंबर फिफ्थ फॉर्मूला जो कि पीवाई क्यू में पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला ही पूछा गया था, क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम और हीट कैपेसिटी रेशियो यानी कि गामा का रिलेशन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस पर्टिकुलर गैस के लिए वो एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी, ऐसे करके पूछा गया था। मतलब सॉरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी, फॉर्मूले में क्या थे, मतलब सॉरी ऑप्शन में ना फॉर्मूले दिए हुए थे, ठीक है। तो तुम्हारे पास सिर्फ इतना ध्यान रखना है, गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू अपॉन एफ, गामा इक्वल टू वन प्लस टू अपॉन एफ, दैट्स इट। भाड़ में जाए और कुछ याद ही नहीं करना है। मैं बता रही हूँ ना कि जितना बताती हूँ अगर उतना याद कर, देखो मेरे पढ़ाने में के बाद जिसमें इसमें कुछ छोड़ने लायक कुछ होता नहीं है कि इसमें इसको छोड़ देते हैं, इतना स्किप मार लेते हैं, ऐसे वाला कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ, भाई इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने हैं, चलो अब देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना था, जल्दी फटाक से बताओ, थ्री था, ठीक है, कितना था, थ्री था। डायटोमिक गैस के लिए कितना था, फाइव था। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए कितना था, सेवन था। क्या ऐसे ऐसे याद रखना है, जो भी हमारे ऑर्डर नंबर आते हैं उसमें से वन को हटा दो, फिर थ्री, उसके बाद फोर आता है, फोर को हटाओ फाइव, फाइव के बाद सिक्स आता है, सिक्स को हटाओ सेवन, थ्री फाइव सेवन, तीन हो गए, याद हो गए, ठीक है। सीवी की वैल्यू क्या थी, सीवी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, सीवी का फॉर्मूला होता था, सीवी इज इक्वल टू होता था एफ आर बाई टू, ठीक है। तो अब बताओ पहला वाला क्या बनेगा, क्या बनेगा, थ्री आर बाई टू, यस। ये फाइव का क्या बनेगा, फाइव आर बाई टू, इसके लिए क्या बनेगा, सेवन आर बाई टू, ठीक है। इस तरीके से हमारे बन जाएंगे। सीपी की बात करें तो क्या बनेगा, सीपी के केस में हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, सीपी इज इक्वल टू एफ प्लस टू आर बाई टू, ठीक है, एफ प्लस टू आर बाई टू। तो इसके हिसाब से मेरा सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव आर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, सेवन आर बाई टू, ये क्या हो जाएगा, नाइन आर बाई टू, ठीक है। अब तुम्हें एक बात पता है, प्रॉब्लम ये है कि पॉली एटॉमिक गैस का सेवन कैसे हुआ था, सेवन ऐसे हुआ था कि थ्री ट्रांसलेशनल था, थ्री रोटेशनल था और टू वाइब्रेटरी था। तो कई बार क्या होता है, कुछ कभी कभी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ गैसेस के लिए हम रोटेशनल जो है वो थ्री ना लेके टू ही दिया होता है। तो देखो मैं इसकी इतनी डेप्थ में जाने की नीट के लेवल पे जरूरत है नहीं, तो मेरे को बस इतना पता है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, उतना ध्यान रखना है कि कई बार पॉली एटॉमिक गैसेस यानी कि कुछ गैसेस के केस में, ट्राइटॉमिक कुछ गैसेस होती हैं, उनके केस में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स यूज करना होता है। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स यूज कर रहे होते हैं तो ये थ्री आर बाई टू हो जाता है, तो तुम्हें सॉरी
6 यूज कर रहे होते हैं तो ये 6r/2 हो जाता है, यानी कि तुम्हें 3r मिल जाएगा। और यहाँ पर तुम्हें 8r/2 यानी कि 4 मिल जाएगा, 4r। तो ऐसे भी तुम्हें कई बार अगर कहीं पे भी दिखे तो हो सकता है कि वो कुछ कुछ ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए यूज हो रहा होता है, कि जहाँ पे रोटेशनल मोशन कंसीडर 3 नहीं किया जा रहा होता है, 2 ही किया जा रहा होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं है, ज्यादा घबराओ मत। ये समझ लो कि कभी कभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा तुम्हें धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन से चीजों को पता चलता है कि 6 लेना है कि 7 लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में 70-80% केसेस में हम 7 ही ले रहे होते हैं, लेकिन कई बार 6 भी पॉलीएटॉमिक के लिए लिया होता है। ठीक है, बस ऐसा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो गामा क्या होता है, CP/CV होता है। तो ये तुम्हारे पास 5/3 आ जाएगा। 5/3 को तुम अगर डेसिमल में लिखोगे तो 1.66 हो जाएगा। ये 7/5 आ जाएगा। 7/5 को अगर तुम लिखोगे तो 1.4 हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ पे इसके हिसाब से लिखें तो 4/3 के हिसाब से लिखते हैं, तो 4/3 के लिए हम 1.31 यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी के हिसाब से ये वाला चार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV, CP एंड गामा तीनों चीजें एक ही जगह लिखा दी है। आगे कुछ टर्म्स हैं, देखो टोटल जो एनर्जी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इंटरनल एनर्जी, जो अभी पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसमें तुम्हें मैंने ये बताया था कि टोटल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है हमारी, वही। और उसका फॉर्मूला मैंने 3/2 nRT तुम्हें लिखाया था, याद करो, अभी पिछला लिखाया था। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी का मेन फॉर्मूला है, जो जनरल मेन फॉर्मूला है n मोल्स ऑफ गैस के लिए, वो होता है F/2 nR। यानी कि ये जो ऊपर 3 रखा हुआ है वो F की वैल्यू रखी है, और इसका मतलब किसके लिए, कौन सी तरीके की गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो ये यानी कि 3/2 nRT जो लिखा हुआ है, जो कि तुम याद करो KTG को, तुम याद करो, मैंने तुमसे कहा था 3/2 PV करके आया था हमारा आंसर, 3/2 PV। ये एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV आया था, जिसको मैंने तुम्हें 3/2 nRT करके लिखवाया था। ठीक है, अब ये 3/2 PV कब आया था, जब हम ये प्रूव कर रहे थे कि प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन निकाल रहे थे, तब आया था ये वाली चीज। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो मोनो एटॉमिक गैस के ऊपर किया गया था, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता है। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस ना हो, डाइटोमिक हो, ट्राइटोमिक हो, मतलब पॉलीटोमिक गैस चल रही है, तब हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, F/2 nRT, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब तुम कहोगे दीदी आपने पहले क्यों नहीं बताया, वो पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नहीं पता था। ठीक है, अब तुम रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, nRT पीछे सही रहेगा, बस ठीक जगह पे तुम्हें F रखना है। तो F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। अभी यही अगर इंटरनल एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखेंगे तो n की जगह पे n हटा देंगे। ठीक है, तो F/2 RT, तो ये F/2 RT हो गया। यही अगर मैं कहूँ 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या करेंगे, ये FRT/2 जो है ये, इसमें हम क्या करेंगे, Na का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो Na का डिवाइड कर दिया। ठीक, और तुम्हें मैंने बताया था कि R/Na क्या होता है, K के बराबर होता है। कैसे याद करोगे, R इज इक्वल टू नाक, याद कर लो नाक। ठीक है, R इक्वल टू नाक, नाक नोज। ठीक है, तो उसी से तुम्हें याद आ जाएगा कि K इज इक्वल, K के नीचे, K के साथ में Na आता है, R के नीचे Na आएगा। ठीक है, इतनी बात तुम्हें ऐसे याद रहेगी। ओके, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर देखते हैं, अगर हम कुछ गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंट मोलर मास। जैसे सपोज करो ये एक गैस है, गैस ए, दूसरी गैस है गैस बी। गैस ए के मोल्स हैं Na, गैस ए का मोलर मास है Ma। ठीक है, ऐसे ही गैस बी की मोल्स हैं Nb, और गैस बी का मोलर मास है Mb। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया गया तो ये मिक्सचर बन गया मिक्सचर बन गया जो A+B। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली Na+Nb। मोलर मास M कितना होगा, तो मोलर मास जो M होगा वो हमें यहाँ ध्यान रखना है, Na प्लस Nb अपॉन Na+Nb। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन इतने ज्यादा आए नहीं है कभी, ये केमिस्ट्री में जरूर यूज हो सकता है तुम्हारा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जैसे ये दो गैसेस है तो हम टोटल इंटरनल एनर्जी क्या लिख लेते हैं, ये सिंपल UA+UB ही हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें मोल्स वोल्स का मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक में मोल का मल्टीप्लाई कर करके किया,
और नीचे मोल्स का डिवाइड भी किया। यहाँ पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, सादा सिंपल, इसकी यूए लो और इसकी यूबी लो और दोनों को लो और जोड़ दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं सीवी ऑफ द मिक्सचर और सीपी ऑफ द मिक्सचर, ये जरूर आते हैं, ये आ जाते हैं तो इनके लिए भी अगेन सेम तरीका है। देखो ये गैस ए है, इसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है और CV1, ये n2 CV2। अगर मिक्सचर का क्या होगा, मिक्सचर का अगर CV अगर मैं निकालू तो क्या लिखूंगी, n1v1 सॉरी n1CV1 प्लस n2CV2 अपॉन n1 प्लस n। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए भी, क्योंकि इस पे बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही सेम चीज हम सीपी के लिए करेंगे, सीपी के लिए भी क्या करेंगे, n1CP1 प्लस n2CP2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब बात आती है कि गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, गामा। ठीक है, गामा क्या था मेरा, गामा था मेरा सीपी अपॉन सीवी का रेशियो। ठीक है, सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो था उसे हम गामा कह रहे थे। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है, अलग है, जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। उसका तो देखो रट्टा ही मारना पड़ेगा, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। n1 प्लस n2 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ऐसे समझ लो कि इधर हमें टोटल मोल्स रखने हैं, यहाँ एक एक गैस का मोल्स अपॉन उस गैस का गामा माइनस 1, दूसरी गैस के मोल्स और उसी गैस के गामा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से तुम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। इस पर क्वेश्चन इतने आए नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए नहीं है इस पर कोई भी। ठीक है, कभी नहीं आया था ये टॉपिक में, इसलिए बता दिया। चलो अब हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइनली हमें क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पहला मेरा कह रहा है एक गैसियस मिक्सचर है एनक्लोज्ड इन द वेसल कंसिस्ट ऑफ 3 ग्राम मोल ऑफ गैस विद गामा दिस। तो एक एक्स है गैस, कोई गैस एक्स, ठीक है, इसके क्या है 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं और इसका गामा दे रखा है 5/3। ठीक है, इतना डेटा मुझे मिल गया। सम अमाउंट ऑफ गैस वाई विद गामा 7/5। देखो यहाँ पे वाई का मोल्स नहीं बताए हैं। ठीक है, द गैस एक्स और वाई डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एज्यूम टू बी आइडियल एज्यूम किया गया। इफ गामा फॉर द गैसियस मिक्सचर इज 29/3, 29/23। ठीक है, तो गैस वाई के बारे में अगर बात करें, गैस वाई, तो इसके मैं n मोल्स मान लेती हूँ और इसका गामा 2 को करके मैं लिखती हूँ 7/5। ठीक है, और जो मिक्सचर है, मिक्सचर के बारे में इन्होंने दे रखा है, मिक्सचर का गामा दे रखा है 29/23। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ वाई गैस। अब हमें गैस वाई के मोल्स निकालने हैं, तो अब तुम्हें पता है कि क्या करना है, फॉर्मूला बताओ। n1 प्लस n2 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ठीक है, n1 प्लस n2 की जगह हम क्या करेंगे, 3 प्लस n अपॉन गामा क्या है 29/23 माइनस 1 इज इक्वल टू n1 3 अपॉन गामा 1 क्या है 5/3 माइनस 1 प्लस ये तो पता ही नहीं है n। ठीक है, और ये 7/5 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करना है, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, मैं ही करके दिखाती हूँ, कई बच्चों को कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बहुत। ठीक है, तो अब क्या करें, तो काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि नीचे का पोर्शन ये सॉल्व करेंगे। 3 प्लस n 29 माइनस 23 अपॉन 23। ठीक है, ये हो गया 3 अपॉन 5 माइनस 3/3 प्लस n अपॉन 7 माइनस 5/5। देखो जिसको आती है कैलकुलेशन वो आगे बढ़ जाना, जिसको नहीं आती है वो तो देखेगा ही। ठीक है, 29 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई बताओ, कितने बचेंगे 6 इक्वल्स टू 3 3 9/2। अब तुम ये मत कहना कि ये क्या किया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तुम कहोगे कि दीदी बता तो देती हो आप, है ना, हाँ बता तो देती हूँ, कोई बात नहीं अब। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नीचे से और सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 3 2 6 प्लस 23n। अब देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला दिमाग लगाती हूँ।
ये 3 जो 27 प्लस 15n क्या किया है मैंने पता है, ये 2 से कैंसिल करा तो इधर ये 3 बार कट जाएगा, ये 1 बार कट गया, ठीक है। इस 3 का लेके मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, ठीक है। तो अब 69 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 15n, शायद गाइस यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा चेंजमेंट है। चेंजमेंट ये है कि ये जो 29/3 है यहाँ पे 29 नहीं है, 37 होगा, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया और उसी की वजह से कैलकुलेशन जो थी वो गलत हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 37 करेंगे, 37, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जब होगी तभी सही आंसर आएगा। तो n1 मेरे को क्या दे रखा था, n1 इज 3 प्लस n2 पता नहीं है, जो मुझे n फाइंड करना है n मान लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 37/23 माइनस 1, ओके। फिर उसके बाद n1 की जगह 3 और ये हमारा 5/3 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि पहले जब हम 29/23 रख रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो कैलकुलेशन से करेक्ट आंसर आ ही नहीं सकता था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी, इसीलिए इसको ठीक कराया है। n2 जो कि मुझे फाइंड करना है अपॉन यहाँ पर गामा 7/5 माइनस 1, 7/5 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाती हूँ मैं, इधर 3 प्लस n बाई 37 में से 23 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 37 माइनस 23 और ये जो 23 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 × 3 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 5n अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब एलसीएम लेके माइनस कर दिया है, सारा काम एक बार में ही कर दिया है मैंने। ये हो जाएगा इधर 69 प्लस 23n अपॉन में आएगा हमारा 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14, ठीक है। इक्वल्स टू ये 9/2 प्लस 5n/2। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 69 प्लस 23n इज इक्वल्स टू, अब तुम देखो ये 2 कैंसिल होंगे तो इधर ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 9 जा कितने होते हैं बताओ, ठीक है। 7 9 जा 63 हो गया प्लस ये 35n। अब सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा, 23n को इस साइड ले जाएंगे और 63 को इस साइड लेके आएंगे, तो 69 माइनस 63 इज इक्वल टू 35n माइनस 23n, ओके। ये चीज अब मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ, तो 69 में से 63 जाएंगे तो 6 विल बी इक्वल्स टू 35 में से 23 12n, n इज इक्वल्स टू 6/12, यानी कि n इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ Cp एंड Cv डिनोट द हीट पर यूनिट मास ऑफ आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m, देन Cp माइनस Cv और ये सब क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे Cp और Cv जो दे रखा है वो क्या दे रखी है, पहली बात नाम पढ़ो, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास है, पर यूनिट मास, ये चीज दे रखी है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता था, जैसे अगर स्पेसिफिक हीट अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैं क्या लिखती थी, Q अपॉन M डेल्टा T, ये चीज मैं स्पेसिफिक हीट लिखती थी। ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कंफ्यूज कैसे करने के लिए, एक तो इन्होंने ना CpCv ही यूज कर लिया है इन्होंने स्पेसिफिक हीट की जगह। तुम देखो जो हम लिखते थे, हमने जो पढ़ा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ये जो हमारे Cp माइनस Cv होते थे ये स्पेसिफिक हीट होती थी, ठीक है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट होती थी, ये दोनों हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट होती थी, ये पर यूनिट मास वाला नहीं होता था। अब मैं अगर इसको इसको मैं मान लो ए मान लू और इसको मैं बी मान लो, ठीक है। तो ए क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, यही तो है पर यूनिट मास, यानी कि Cp अपॉन कौन सा वाला Cp, जो मैंने लिखा है ये वाला Cp, ठीक है, Cp अपॉन M,
ठीक है, ये वाला सीपी नहीं है, ये वाला सीपी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं है, ये वाला सीपी है, ये वाला, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट, वही चीज, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV अपॉन M, ठीक है। हम अपने इसी फॉर्मूले पे आते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम Cp माइनस CV इक्वल्स टू R लिखते थे, तो इसके हिसाब से हमारा Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू M, और इसके हिसाब से CV मेरा क्या हो जाएगा, B इंटू M। मैं तो बेसिक फॉर्मूला अपना ये लिखती थी, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp क्या है, AM माइनस BM इक्वल्स टू R, तो यहां से हम आगे जाएंगे, तो A माइनस B इज इक्वल टू R अपॉन M। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने ए और बी क्या है, ए और बी किसको माना था, ए और बी मैंने किसको माना था बताओ, मैंने माना था इनको, ये ए और बी माने थे, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Cp माइनस CV इज इक्वल टू R अपॉन M आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ पाया क्या किया है, क्वेश्चन ने घुमाने की पूरी कोशिश की है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें जो क्वेश्चन ने टर्म्स तुम्हें, मतलब क्वेश्चन को जो अलग टर्म्स देने चाहिए थे, जो नोटिस करने वाले, ये क्या बोलेंगे, ये वर्ड्स जो है, ये टर्म्स जो है वो अलग देने चाहिए थे, इन्होंने वही एग्जैक्ट दे दिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करते हैं, और उनका नाम चेंज कर दिया है, इसीलिए हमने क्या किया, इनको ए और बी मान के फिर हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मोल, पहली बात कितना, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस, ऐसे इनको अंडरलाइन करते जाओ या बोला करते जाओ, ये ए से बी जाते हैं अलोंग द पाथ ए बी, ये पाथ दिखाई दे रहा है, अलोंग द पाथ ए बी इस तरह से जाते हैं, एज शोन इन द फिगर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, मैंने तुम्हें यहाँ पर ये नहीं बता पाया था, रुको, यहाँ मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में ये सारा कुछ जब बताया था, यहीं पर एक पॉइंट लिख लो, अभी तुम देखो ऊपर तुम पढ़ के आए CV इक्वल टू FR/2 है, ठीक है, FR/2। अच्छा, फिर तुमने ये भी देखा कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, ये नहीं देखा तुमने 1 मोल के लिए, ये देखो, ये FR/2, FR/2T, और अगर n मोल्स हो तो n लगा दो, ठीक है, तो इसीलिए NCV डेल्टा T भी हमारा अंडर डेल्टा U का फॉर्मूला बन जाता है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, एंड Q इज इक्वल टू होता है NCP डेल्टा T। ठीक है, अब ये फॉर्मूले तुम्हें आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के और दिमाग खोल के अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू NCP डेल्टा T और डेल्टा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T। चलो, इसी चीज को यूज करते हुए हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, तो यहाँ पे वही यूज होना है, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब तुम कहो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ही हमें Q दिया है, तुम ये कहोगे कि हम इसी से क्यों कर रहे हैं, हम PV डायग्राम है, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं ना, तो बेटा तुम चलो एरिया निकाल के वर्क निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि हाँ ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो तुम ये एरिया निकाल सकते हो और तुम वर्क निकाल लोगे, ठीक है, वर्क निकाल लोगे, पर क्यू कहाँ से लाओगे, क्यों कहाँ से लाओगे, क्यू तो दिया नहीं है ना कि इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई, इतनी हीट रिलीज हुई, कुछ भी ऐसा बताया ही नहीं है, तो जब क्यू नहीं है तो डब्ल्यू लाकर भी तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगा सकते, ठीक है, इसीलिए इस केस में एक यही फॉर्मूला है जो मेरी डूबती नैया को पार लगाएगा। कैसे लगाएगा, वो ऐसे ही लगाएगा NCV डेल्टा T से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 दे रखे हैं, CV क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक गैस है, CV क्या हो जाएगा 5R/2, क्यों, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस है, देखो है ना, डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस के केस में CV क्या हो जाएगा 5R/2, ठीक है। अब डेल्टा T के लिए क्या करें, टाइम डेल्टा चेंज इन टाइम तो दे नहीं रखा, चेंज इन टेम्परेचर तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर, देखो हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है, तो डेल्टा PV इज इक्वल टू हो जाएगा NR डेल्टा T। एन और आर पे क्यों नहीं लगाया डेल्टा, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इसलिए सिर्फ टेम्परेचर पे ही डेल्टा लगाया है, तो डेल्टा PV अपॉन NR इज इक्वल टू डेल्टा T, ठीक है, ये चीज करेंगे, तो डेल्टा PV मतलब PA, सॉरी, PV VB अपॉन NR माइनस PA VA अपॉन NR, समझ गए, फाइनल वाला तो बी वाला पॉइंट है ना, तो बी वाले पॉइंट का पहले लिखा है, फिर बाद में इनिशियल वाले का लिखा है, सिर्फ PV वाला नहीं करना है, NR का भी डिवाइड करना है क्योंकि टेम्परेचर, ठीक है।
क्योंकि मुझे सिर्फ डेल्टा टी चाहिए था इसलिए। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी को देखो सॉल्व करते हैं, या फिर यहीं पे मैं करती हूँ, यहाँ पे हो नहीं पाएगा है ना, यहाँ पे करते हैं। पीवी क्या है, पीबी, पीवी देखो तुम कहाँ से, ये मिल रहा है, ये है पीवी, ये है पीवी, ठीक है। 2 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ क्योंकि किलो पास्कल में है, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 6 माइनस 5 × 10⁻³ ठीक है। अपॉन में क्या है, एन आर, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर को आर रहने देते हैं, ठीक है। अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे क्या करेंगे इसको देखो, 6 तो देखो ये देखो 6 2 12 हो जाएगा, और ये 5 4 20 हो जाएगा, तो 12 में से 20 जाएगा तो यानी कि माइनस का आएगा। तो -8 × 10⁻³ अपॉन आर, ये आ गया डेल्टा टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा यू चाहिए मुझे, तो एन सी वी डेल्टा टी, एन मेरा 1, सी वी क्या है 5r/2, डेल्टा टी क्या है माइनस का है तो माइनस आगे रख दिया है मैंने, 8 × 10⁻³ अपॉन आर, ठीक है। आर से आर कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा -20 किलो जूल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बच गई तुम्हारी डूबती हुई नैया। देखो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे यहाँ पर हम आगे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, हीट किया था कांस्टेंट वॉल्यूम पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब देखो इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहा है, तो यानी कि डेल्टा यू, यानी कि तुम्हें एनसीवी डेल्टा टी लगाना है। तो तुम कैसे करोगे, क्या तुम्हारे पास है क्लू। अब देखो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहा है, ऐसे भी नहीं कहा कि ऑक्सीजन गैस है, अब ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में है कि डाइटॉमिक फॉर्म में है, कुछ भी नहीं कहा मुझसे। दूसरा क्लू क्या दे रखा है, उसने कहा सीपी दिया हुआ है, तो हम सीपी दिया है तो इससे सीवी निकाल लेंगे, कैसे, हम जानते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो सीपी 8 हो गया, मुझे सीवी पता नहीं है, सीवी को ऐसे ही रख लो। आर देखो अब ध्यान दो कि सीपी की यूनिट में कैलोरी आ रहा है, तो आर की तुम्हें क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, है ना, अभी बताई थी मैंने। तो सीवी विल बी इक्वल टू 8 - 2 यानी कि 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन वाली आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, इसका सीवी आ गया। तो डेल्टा यू विल बी, नंबर ऑफ मोल्स 5 दे रखे हैं, सीवी मेरे को 6 मिल गया, है ना। और डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है, यानी कि 10 का डिफरेंस आया है। तो बस आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू 300। कैसे, यूनिट क्या लगाएंगे, कैलोरी, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू तुमने कैलोरी में रखी थी इसलिए, ठीक है। ये देखो कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ओके। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होता ये आर की यूनिट वाला, होता हो तो फिर से एक बार ध्यान से समझना। देखो ये पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तुम्हें पता है पीवी का जो ग्राफ होता था, ये पी और वी का ग्राफ होता था, अगर ऐसे भी बना दूं तो इसका जो एरिया निकालते थे, उस एरिया से मुझे वर्क मिलता था, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क की और क्या यूनिट होती है, कैलोरी भी वर्क की यूनिट होती है। वर्क या फिर या एनर्जी की बात कर लें, इनकी सबकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है, ठीक है। और क्या हो सकती है, और इनकी यूनिट हो सकती है एटीएम लीटर। क्या हो क्यों हो सकती है एटीएम लीटर, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही तो वर्क मिल रहा है मुझे, इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या मिल रहा है, वर्क। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, ठीक है, एटीएम लीटर, इसीलिए एटीएम लीटर भी। तो अगर ये जो वर्क है इसकी कई यूनिट्स हो जाती हैं, जूल भी हो जाती है, एटीएम लीटर भी हो जाती है, कैलोरी भी हो जाती है, ठीक है। अब आर की बात आती है, तो आर कैसे आया है, तो आर इज इक्वल टू है पीवी अपॉन एन टी, ऐसी तो हो जाएगा। तो इसकी ये देखो, एन की जगह तो हमेशा मोल ही रहता है, टी की जगह हमेशा केल्विन रहता है, ये पीवी बदलता रहता है, समझ रहे हो बात को। अब देखो ये जो है पीवी, इस ये पीवी की जगह अगर तुमने एटीएम लीटर रखा, ये पीवी अगर एटीएम लीटर हुआ,
तो आर की यूनिट क्या हो जाती है, एटीएम लीटर मोल पर केल्विन, है ना, पर मोल पर केल्विन। ये किस में हो सकता है, ये जूल में भी हो सकता है, ये और किस में हो सकता है, कैलोरी में भी हो सकता है। उसी के हिसाब से क्या होती है, यूनिट्स बदलती जाती हैं। ठीक है, यही बात था और कुछ भी नहीं थी। जिसको आता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि आर की 3-3 यूनिट और आर की 3-3 वैल्यूज क्यों है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत छोटी बातें होती हैं और अक्सर जो ड्रॉपर्स होते हैं वो छोटी छोटी बातों को ही मिस कर देते हैं, इसीलिए वो ड्रॉपर्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, ड्रॉपर और फ्रेशर में कुछ खास अंतर, बस मेन जो अंतर है वो यही होता है, फ्रेशर जो होता है वो छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ पकड़ के चल रहा होता है, और ड्रॉपर ये सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, 50 चीजें कर लूँ, मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ लूँ, बहुत सारा कुछ कर लूँ, पर वो इन्हीं को करते में रह जाता है, वो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इन चीजों का भी तुम्हें ध्यान रखना है, हर छोटी चीज को समझते हुए चला करो, स्किप मत किया करो किसी भी चीज को। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स अपने छोड़ के जाया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और अपने दोस्तों को बोला करो अच्छा पढ़ाती हूँ यार मैं, है ना, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को बोला करो मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।